हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ क्रिप्टॉन ट्यूटोरियल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर में से एक सॉल्ट एनालिसिस। ये एक ऐसा चैप्टर है ना जिससे लोगों को बहुत डर लगता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें याद करने वाली है, उन्हें याद नहीं होती चीज़ें। तो इसलिए आपने हमें कमेंट सेक्शन में बताया था कि हमें सॉल्ट एनालिसिस के बारे में, कि सॉल्ट एनालिसिस में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसलिए हम आपके पास लेकर आ रहे हैं सॉल्ट एनालिसिस सीरीज़ का एक पूरा कंप्लीट लेक्चर, जिसमें आप 7-8 लेक्चर होंगे। आप उनको देख लेंगे तो आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करने के लिए जो है ना एलिजिबल हो जाएंगे और आप उसको आसानी से कर सकेंगे। और इस पूरे सीरीज़ के अंत तक में हम आपको इनऑर्गेनिक के कुछ शानदार ट्रिक्स बताएंगे जो कि आपने कहीं पढ़े नहीं होंगे। उसके बेसिस पे आप चाहो तो जेई एडवांस में कम से कम 9 से 10 नंबर उठा सकते हैं, क्योंकि हर साल जेई एडवांस में सॉल्ट एनालिसिस से कम एक पैराग्राफ तो आता ही आता है। हम आपको वो जगह भी बताएंगे, वो एक पैराग्राफ भी बताएंगे, वो एक पार्टिकुलर पोजीशन भी बताएंगे, जगह भी बताएंगे जहाँ पर आपको दिखेगा क्या, जहाँ से मैं आपको बताऊँ कि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। बस जेई एडवांस में क्या करता है, उसी क्वेश्चंस को देने का तरीका थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, तो लोग गेस नहीं कर पाते कि ये किस जगह से क्वेश्चन आया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्ट एनालिसिस लेक्चर 1। तो सबसे पहले बेसिकली ये चैप्टर कंटेन क्या करता है। ये चैप्टर इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स के एनालिसिस को कंटेन करता है। तो ये जो एनालिसिस होती है ये 2 टाइप की होती है। ये एनालिसिस जो होती है, पहला एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब क्या, कि आप क्वालिटी को चेक करते हो, क्वालिटेटिव। और दूसरा क्या होता है, क्वांटिटेटिव, मतलब आप क्वांटिटी को चेक करते हो। क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इस चैप्टर में जो हम लोग करने वाले हैं वो क्वालिटेटिव एनालिसिस करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसीलिए इस चैप्टर का एक नाम ये भी है क्वालिटेटिव एनालिसिस, इसलिए इस चैप्टर का नाम एक ये भी है क्वालिटेटिव एनालिसिस। हम लोग केटायन और एनायन का डिटेक्शन करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या, डिटेक्शन ऑफ केटायन एंड एनायन, केटायन एंड एनायन in given salt, in given salt known as salt analysis, known as salt एनालिसिस। ये है अपने पास, जो अपने पास सॉल्ट गिवन होगा उसमें केटायन और एनायन का एनालिसिस करना, वो क्या कहलाता है, सॉल्ट एनालिसिस। वो क्या कहलाता है, सॉल्ट एनालिसिस। अब ये कोई भी जो सॉल्ट होता है, सपोज करो एक एग्जांपल हम ले रहे हैं कि NaCl, मान लिया जाए अपने पास क्या है, NaCl एक सॉल्ट है। अब इसमें 2 पार्ट हैं, एक केटायन वाला और एक एनायन वाला। तो हमने यहाँ पे केटायन लिख दिया Na+, और एनायन क्या अपने पास, Cl-, ठीक है। इस केटायन वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं बेसिक रेडिकल। इस केटायन वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक रेडिकल। क्यों बेसिक रेडिकल बोला, क्योंकि ये कहाँ से आते हैं, बेस से आते हैं। जो सॉल्ट बन रहा है ना, तो सॉल्ट एसिड प्लस बेस के मिलने से बन रहा होगा, तो ये केटायन वाला पार्ट किससे आ रहा है, बेस से आ रहा है, इसलिए इसको हमने क्या बोला, बेसिक रेडिकल। और ये एनायन वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं एसिडिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल। तो यहाँ पर देखिए ये Na+ बेसिक रेडिकल, इसको बेसिक रेडिकल क्यों बोला, क्योंकि ये कहाँ से आया है, बेस से आया है, कम्स फ्रॉम बेस। और
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये कहाँ से आया है, कम्स फ्रॉम एसिड, कम्स फ्रॉम एसिड। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, इसको जैसे आप ये NaCl बना कैसे होगा, NaOH प्लस HCl क्या बनाता है अपने पास, एसिड प्लस बेस क्या मिलता है अपने को, सॉल्ट प्लस वाटर क्या, तो अपने को क्या मिल गया, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, ये क्या है, बेस है क्या, और ये क्या है, एसिड है। तो इसका Na प्लस वाला पार्ट, ये Na प्लस और ये Cl माइनस, ये Cl माइनस एसिड से आ रहा है क्या, इसीलिए इसको एसिडिक रेडिकल बोला है। और ये Na प्लस क्या बेस से आ रहा है क्या, इसीलिए इसको क्या बोला, बेसिक रेडिकल बोला। तो ये हो गया। अब अगला चीज़ आता है कि हम लोग डिटेक्शन करते कैसे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अगर आपको किसी भी सॉल्यूशन को डिटेक्ट करना है, किसी भी सॉल्ट को डिटेक्ट करना है, तो उसके लिए जो उसका सॉल्यूशन बनता है वो कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट। वो कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट। तो हम यहाँ पर एक और पॉइंट लिख देते हैं, क्या, फॉर डिटेक्शन ऑफ केटायन एंड एनायन डिटेक्शन ऑफ cation and anion, for detection of cation and anion, जिस सॉल्यूशन से में हम केटायन और एनायन डिटेक्ट कर रहे हैं, क्या वो ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है क्या। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, फॉर डिटेक्शन ऑफ केटायन एंड एनायन सॉल्यूशन मस्ट बी ट्रांसपेरेंट, मस्ट बी ट्रांसपेरेंट। केटायन और एनायन के डिटेक्शन के लिए जो सॉल्यूशन आप ले रहे हो वो सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, तभी आप उसको अच्छे से डिटेक्ट कर पाओगे। ठीक है, अब आते हैं क्या कि केटायन और एनायन दोनों को डिटेक्ट करना है, तो सबसे पहले हम किसको डिटेक्ट करेंगे, केटायन और एनायन में से। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एनायन को डिटेक्ट करते हैं। किसको डिटेक्ट करते हैं, एनायन को डिटेक्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, हमने यहाँ पे लिख दिया क्या कि सॉल्यूशन ऑफ डिटेक्शन ऑफ केटायन, सॉरी डिटेक्शन ऑफ एनायन डिटेक्शन ऑफ एनायन इज फर्स्ट followed by डिटेक्शन ऑफ, फॉलोड बाय केटायन, सीधा केटायन लिख देता हूँ, फॉलोड बाय केटायन। हम लोग एनायन को पहले डिटेक्ट करेंगे फिर केटायन को डिटेक्ट करेंगे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कुछ एनायन ऐसे होते हैं कि वो रेडिकल के साथ जो है ना इंटरफेयर कर लेते हैं, वो रेडिकल के साथ पीपीटी बना लेते हैं और इंटरफेरेंस क्रिएट करने लगते हैं डिटेक्शन में। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले एनायन को हटा देते हैं ताकि जो इंटरफेरेंस क्रिएट करने वाला वो पहले हट गया, तो केटायन का भी आसानी से हो जाए और एनायन का भी आसानी से हो जाए। क्योंकि अगर हम केटायन क्रिएट करेंगे, केटायन का पहले करेंगे, तो एनायन जो उसमें बचा हुआ क्या वो इंटरफेरेंस क्रिएट करेगा क्या, तो इससे अपना डिटेक्शन सही से नहीं हो पाएगा। तो जो इंटरफेरेंस क्रिएट करता है ना उसी को पहले डिटेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद फिर किसको करते हैं, केटायन को करते हैं। तो इस एनायन को हम लोग ऐसे बोल देते हैं कि ये जो है ना बैड हैबिट्स है, बैड, और केटायन क्या है, गुड। तो अगर हमें किसी के अंदर की चीज़ों को निकालना है तो सबसे पहले उसके किस चीज़ों को निकालते हैं, हम उसके बुरी आदतों को निकालते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हमने क्या कर दिया, एनायन को निकाला। आप कैसे याद रखोगे, ये ए तो ये बी, ठीक है। तो पहले हमने किसको निकाला, एनायन का डिटेक्शन किया।
रीज़न क्या था एनायन के डिटेक्शन करने का, तो हम यहाँ पे रीज़न लिख देते हैं, बिकॉज सम एनायनिक रेडिकल known as interfering radical create interference by PPT forming, create interference by PPT forming. Interference by PPT forming. कुछ एनायन क्या कर देते हैं, वो इंटरफेरेंस क्रिएट करने लगते हैं पीपीटी फॉर्म करके। तो इसीलिए हम पहले किसको डिटेक्ट करेंगे, एनायन को। कौन से एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल ऐसे कौन कौन से एनायन है, ऑक्जेलेट आयन हो गया C2O4 2-, सल्फेट आयन हो गया SO4 2- हो गया, ठीक है, फॉस्फेट हो गया, फ्लोराइड हो गया, क्लोराइड हो गया, ये सब हम देखेंगे आगे। तो PO4 3- ATC, ये सब क्या करते हैं, पीपीटी फॉर्म करने लगते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले एनायन को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये इंटरफेरेंस कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, इंटरफेरेंस जो होता है वो थर्ड ग्रुप के बाद से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर ये भी लिख लेते हैं, ये सब छोटी छोटी लाइनें हैं लेकिन पूछी जाती है एसर्शन रीजन वगैरह सब में। इंटरफेरेंस स्टार्ट फ्रॉम थर्ड ग्रुप and after it third group and after it because मीडियम इज चेंज, मीडियम यहाँ पे चेंज होता है। मीडियम चेंज होने का मतलब क्या है कि पहले जो था एसिडिक मीडियम होता था, लेकिन थर्ड ग्रुप के बाद से फिर मीडियम कैसा होने लगता है, बेसिक मीडियम। ये आप लोग देखेंगे केटाइन के आइडेंटिफिकेशन में, मीडियम इज चेंज, तो ये है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मीडियम कैसा हो जाता है, एसिडिक टू बेसिक। ये एसिडिक टू बेसिक कैसे हुआ है, ये मैं आपको बताऊंगा केटाइन के आइडेंटिफिकेशन के टाइम पे, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास कि हम लोग सबसे पहले किसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे, एनायन का आइडेंटिफिकेशन करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसके कुछ रेडिकल जो होते हैं वो पीपीटी फॉर्म करने लगते हैं। उसके कुछ रेडिकल क्या होते हैं, पीपीटी फॉर्म करने लगते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया ऑक्जेलेट, सल्फेट, ये वो सब, ठीक है। और उसके बाद फिर ये इंटरफेरेंस जो स्टार्ट होता है वो कब होता है, थर्ड ग्रुप या उसके नीचे से स्टार्ट होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर मीडियम चेंज होने लगता है। स्टार्टिंग में क्या होता है, केटायन में जो हम लोग रिएजेंट लेते हैं वो एसिडिक रिएजेंट लेते हैं, एसिडिक मीडियम होता है। लेकिन थर्ड ग्रुप के बाद से वो क्या होने लगता है, बेसिक मीडियम में धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगता है वो, इसी के कारण से, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एनायन करते हैं, क्योंकि एनायन का आइडेंटिफिकेशन अपने को पहले करना है क्या। तो एनायन को हम लोग क्लासीफाई करते हैं उसके गैसियस प्रोडक्ट के बेसिस पे, कि जब वो एसिड से रिएक्ट करता है तो उसको क्लासीफाई किया जाता है कैसे। तो हम यहाँ पे हेडिंग डालते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनायन, क्लासिफिकेशन ऑफ एनायन, क्लासिफिकेशन ऑफ एनायन, ठीक है।
देख रहे हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एनायन। किस बेसिस पे हम लोग क्लासीफाई किए हैं इसको? एनायन को क्लासीफाई करने का बेसिस क्या है अपने पास? एनायन को हमने क्लासीफाई किया है जब ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनायन on the basis of gaseous product, on the classification of anion on the basis of gaseous प्रोडक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। तो आइए देखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनायन ऑन द बेसिस ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं कि ये अपने पास एनायन है, इसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला वोलाटाइल ग्रुप, पहला कौन सा है? वोलाटाइल ग्रुप, और दूसरा कौन सा है? नॉन वोलाटाइल ग्रुप। ये है अपने पास कौन सा? वोलाटाइल ग्रुप। ठीक है, और ये कौन सा है? नॉन वोलाटाइल ग्रुप। ठीक है, वोलाटाइल ग्रुप का मतलब क्या है कि गिव्स गैसियस प्रोडक्ट, गिव गैसियस प्रोडक्ट विद एसिड। एसिड के साथ रिएक्ट करके ये कैसा प्रोडक्ट देगा? गैसियस प्रोडक्ट देगा। और ये डोंट गिव गैसियस प्रोडक्ट विद एसिड, गिव्स, ये क्या देता है? पीपीटी और रेडॉक्स रिएक्शन, गिव्स पीपीटी और रेडॉक्स रिएक्शन। इसी को हमने एनायन को हमने दो पार्ट में क्लासीफाई किया है। पहला क्या कि एक वोलाटाइल ग्रुप और दूसरा नॉन वोलाटाइल ग्रुप। वोलाटाइल ग्रुप वो है जिसमें क्या है कि गैसियस प्रोडक्ट अपने को मिल रहा है, और नॉन वोलाटाइल ग्रुप वो है जिसमें अपने को क्या मिल रहा है? गैसियस प्रोडक्ट तो नहीं मिल रहा है, एसिड का रिएक्ट करने पे क्या मिल रहा है? पीपीटी मिल रहा है या फिर रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, अब इस वोलाटाइल ग्रुप को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये वोलाटाइल ग्रुप जो है ये दो पार्ट में है। ये दो पार्ट में, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेटेड ग्रुप, क्योंकि इसमें क्या होता है? कंसंट्रेटेड एसिड से रिएक्ट कराते हैं, ठीक है। और इसमें डाइल्यूट ग्रुप, ये कैसा है? डाइल्यूट ग्रुप। एसिड यहाँ पे कैसा लेंगे? डाइल्यूट एसिड। यहाँ पे कैसा लेंगे? कंसंट्रेटेड एसिड, ठीक है। यहाँ पे हम कैसा एसिड लेंगे? डाइल्यूट एसिड। और ये कैसा एसिड लेंगे? यहाँ पे हम लोग कंसंट्रेटेड एसिड, ठीक है। देखते हैं अब इसमें कौन कौन से एनायन हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग डाइल्यूट ग्रुप से। डाइल्यूट ग्रुप में सबसे पहला एनायन है अपने पास कार्बोनेट। सबसे फर्स्ट कौन सा है? कार्बोनेट। कार्बोनेट कार्बोनेट को जब हम डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये देता है अपने को CO2। ये क्या देता है अपने को? CO2 गैस, ठीक है क्या? अच्छा, इसी के साथ दूसरा क्या हो जाता है? बाइकार्बोनेट। दूसरा हमने क्या ले लिया? बाइकार्बोनेट। इसको भी हमने एसिड के साथ रिएक्ट करा दिया तो ये भी क्या देगा अपने को? CO2 गैस। ये भी क्या देगा अपने को?
CO2 गैस। ये दोनों CO2 गैस जो होते हैं वो क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। ये दोनों CO2 गैस क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं और क्या होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं। तो इसको हमने लिख दिया कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। ठीक है, हाँ, ऑर्डरलेस विद ब्रिस्क इफरवेसेंस। ब्रिस्क इफरवेसेंस मतलब बुदबुदाहट वाला। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, ब्रिस्क इफरवेसेंस, ब्रिस्क इफरवेसेंस। ब्रिस्क इफरवेसेंस। ठीक है, ये हो गया अपने पास बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट। ये दोनों ही क्या होते हैं, कलरलेस और ऑर्डरलेस होते हैं। और कैसा, ऑर्डरलेस विद ब्रिस्क इफरवेसेंस, बुदबुदाहट टाइप का। ठीक है, तीसरा हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तीसरा अपने पास जो है वो है सल्फाइड, SO3 2-। इसको हमने रिएक्ट करा दिया जब डाइल्यूट एसिड के साथ, तो अपने पास मिलेगा SO2 गैस। क्या मिलेगा, SO2 गैस। और इसी तरह बाइसल्फाइड HSO3 H प्लस के साथ रिएक्ट करा दिया, इसमें भी क्या मिलेगा अपने को, SO2 गैस। इसमें भी क्या मिलेगा, SO2 गैस। ये दोनों क्या होता है, ये दोनों भी क्या होता है, कलरलेस। ये दोनों भी क्या होता है, कलरलेस एंड पंजेंट स्मेल। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कलरलेस एंड पंजेंट स्मेल। का मतलब क्या है, पटाखे जैसा। पंजेंट स्मेल। ठीक है, पंजेंट स्मेल विद बर्निंग। पंजेंट स्मेल का मतलब पटाखे जैसा, विद बर्निंग। ये हो गया। ठीक है, इसको अब इसमें और कौन से एनायन आते हैं, तो अगला एनायन अपने पास होता है एसीटेट एनायन। फिफ्थ अपने पास क्या है, CH3COO-। इसको जब इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, एसिटिक एसिड। क्या, एसिटिक एसिड अपने को पता है विनेगर लाइक होता है, तो हमने सीधा लिख दिया CH3COOH। डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख देंगे, विनेगर लाइक, अचार जैसा, विनेगर लाइक। ठीक है, अब और भी इसके अंदर 2-3 एनायन आते हैं, तो हम उन 2-3 एनायन को देखते हैं। 6th एनायन है अपने पास इसका NO2-। तो हमने यहाँ पे लिख दिया NO2-। इसको जब H प्लस के साथ रिएक्ट कराया, नाइट्रोजन के, आप यहाँ पे ध्यान रखना, नाइट्रोजन के सिर्फ 2 ही ऑक्साइड जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं। पहला NO2 और दूसरा N2O3। NO2 जो होता है वो ब्राउन होता है और N2O3 जो होता है वो क्या होता है, ब्लू होता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया NO2 ब्राउन फ्लेम, ब्राउन फ्लेम। ठीक है, उसके बाद फिर अगला एनायन जो अपने पास होता है 7th सल्फाइड, तो S2-। इसको H प्लस के साथ रिएक्ट करा दिया तो अपने पास क्या बन गया, H2S बन गया है। इसका स्मेल जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे हमने लिख दिया सल्फर बन गया अपने पास। तो हमने यहाँ पे ये कैसा होता है, येलो होता है। हाँ, येलो। और इसका स्मेल कैसा होता है, रोटेन एग जैसा। ये सब आपको ध्यान रखना है, रोटेन एग। ठीक है, और लास्ट एक एनायन इसमें जो होता है वो होता है थायोसल्फेट, S2O3-।
2 माइनस, थायोसल्फेट आयन, इसको भी H प्लस के साथ रिएक्ट करा दिया तो जो बनेगा वो क्या बनेगा, SO2। वो क्या बनेगा, SO2। और SO2 कैसा होता है ये मैंने आपको पहले बता दिया, क्या, कलरलेस विद ब्रिस्क इफर्वेसेंस, SO2। ठीक है, ये तो था किसका, डाइल्यूट ग्रुप का क्लासिफिकेशन। अब आते हैं कंसंट्रेशन ग्रुप का। कंसंट्रेटेड ग्रुप जो है उसमें कौन कौन से, ये क्या कंसंट्रेटेड एसिड के साथ ही देंगे, तो इसमें सबसे पहला आता है, इसमें सबसे फर्स्ट आता है F माइनस, फ्लोराइड आयन। फ्लोराइड आयन को H प्लस के साथ रिएक्ट करा दिया तो अपने पास जो बनेगा वो क्या बनेगा, फ्लोराइड आयन को H प्लस के साथ रिएक्ट कराने के बाद HF, क्या बनेगा, HF। तो ये क्या हो गया, HF बन गया है। ठीक है, दूसरा अपने पास जो आता है वो होता है Cl माइनस। HF जो होता है वो क्या होता है, वाइट फ्यूम होता है। HF जो होता है वो क्या होता है, वाइट फ्यूम होता है, वाइट फ्यूम। ठीक है, दूसरा अपने पास आता है Cl माइनस, इसको H प्लस के साथ ऐड करा दिया तो क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा क्या, तो हमने HCl बना दिया। क्या बन गया अपने पास, HCl बन गया। और HCl भी कैसा होता है, वाइट फ्यूम्स। HCl भी कैसा होता है, सेम सेम। ठीक है, थर्ड, तीसरा जो होता है अपने पास Br माइनस। तीसरा क्या अपने पास, Br माइनस। तीसरा अपने पास Br माइनस है। Br माइनस H प्लस के साथ क्या बना देगा, ये Br2 गैस रिलीज करता है, ये HBr नहीं बनाता, ये क्या बनाता है, Br2 गैस रिलीज करता है। और जो क्या होता है, ब्राउन कलर का Br2, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ब्राउन फ्यूम्स, ब्राउन फ्यूम्स। ठीक है, फोर्थ जो होता है वो होता है I माइनस। फोर्थ जो होता है वो क्या होता है, I माइनस। I माइनस क्या देता है, I2 देता है। I माइनस क्या देता है, I2। और I2 कैसा होता है, वायलेट, वायलेट फ्यूम्स। ठीक है, I2 कैसा हो गया, वायलेट फ्यूम्स हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, इसमें आता है NO3 माइनस। नेक्स्ट आता है इसमें NO3 माइनस, NO3 माइनस। इसको भी H प्लस के साथ रिएक्ट कराया है NO3 माइनस को, तो ये भी क्या देगा अपने को, NO2। ये भी क्या देगा अपने को, NO2। और NO2 कैसा होता है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ब्राउन। कैसा होता है, ब्राउन। अब आप सोच रहे हैं क्या कि अगर हम टेस्ट कर रहे हैं उसमें ब्राउन आ गया तो हम कैसे पहचानेंगे कि NO2 माइनस है कि NO3 माइनस है। तो जिन जिन एनायन का कलर वगैरह सेम अपने को दिख रहा है, मैं उनके बीच में आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए बताऊंगा कि कैसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नाइट्रेट के बाद, अब आते हैं बोरेट आयन के ऊपर। ठीक है, BO3। ठीक है, यहाँ पे एक माइनस ले लिया, ये बना देगा H प्लस के साथ क्या, H3BO3। क्या बना देगा, H3BO3, बोरिक एसिड। बोरिक एसिड कैसा होता है, बोरिक एसिड होता है वाइट कलर का। बोरिक एसिड जो कैरम बोर्ड में हम लोग डालते हैं स्ट्राइकर को तेज़ी से चलाने के लिए, वही बोरिक एसिड है। ठीक है, हाँ। और इसके बाद फिर सेवंथ जो नेक्स्ट सेवंथ ले रहे हैं हम लोग, क्या, ऑक्जेलेट आयन। क्या ले रहे हैं, ऑक्जेलेट आयन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ले लिया C2O4 2 माइनस। इसको जब रिएक्ट कराएंगे एसिड के साथ, कंसनट्रेटेड एसिड के साथ, तो CO प्लस CO2 मिलेगा।
CO प्लस CO2। और ये कैसे होता है? कलरलेस। ये कैसा होता है? कलरलेस। ये है अपने पास कौन से? कंसंट्रेटेड ग्रुप वाले एनायन। देखिए यहाँ पर मैंने कैसे आइडेंटिफाई, इसको आपको आप यहाँ पे ध्यान रख लो, इसमें कौन कौन से एनायन है। ये तो सीधे सीधे क्या हो गए, ये 4 आपको स्टार्टिंग के, ये 4 आपको दिख रहे हैं, ये हेलोजन है क्या? तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? X, हेलोजन। ठीक है, और इसके लिए हमने क्या लिख दिया? इसका ट्रिक आप कैसे याद रखेंगे? कंसंट्रेटेड ग्रुप में कौन था, तो आप ऐसे याद रखेंगे, नालायक, नालायक बच्चा। अपने पेरेंट्स अपने को यही बोलते रहते हैं, नालायक बच्चा। मतलब नाम मतलब क्या? नाइट्रेट, बच्चा का बा मतलब क्या? बोरेट, और सी से क्या स्टार्ट होगा? ऑक्जेलेट, C2O4, नालायक बच्चा। ये हो गया ना, और ये क्या हो गया? बोरेट का, ये यहाँ पे चला गया, और ये सी कहाँ चला गया? ऑक्जेलेट का। ठीक है क्या? तो ये हो गया अपने पास। तो अभी हमने क्लासिफाई कर लिया डाइल्यूट ग्रुप और कंसंट्रेटेड ग्रुप को, डाइल्यूट ग्रुप और कंसंट्रेटेड ग्रुप को। और ये जो नॉन वोलेटाइल ग्रुप होता है ये 2 टाइप का होता है। तो आपने यहाँ पे 2 टाइप सीधा सीधा बना दिया, एक PPT और एक रेडॉक्स। रेडॉक्स PPT में अपने पास बस क्या है? फॉस्फेट और सल्फेट, PO4 3- और SO4 2-। और रेडॉक्स में अपने पास क्या है? मान लिया जाए जैसे परमैग्नेट आयन, तो MnO4-, उसके बाद फिर CrO4 2-। ये सब आपको ध्यान होगा, तो आपने ये सब चीज़ें रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में पढ़ी है। और लास्ट क्या है? Cr2O7 2-, डाइक्रोमेट। ये है क्लासिफिकेशन अपने पास। ठीक है, एनायन का कंप्लीट क्लासिफिकेशन क्या था? एनायन का कंप्लीट क्लासिफिकेशन कि एनायन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल वो कि जो एसिड के साथ रिएक्ट करके गैसेस प्रोडक्ट दे दे, नॉन वोलेटाइल वो मतलब जो एसिड के साथ रिएक्ट करके गैसेस प्रोडक्ट ना दे, वो क्या दे? PPT दे या फिर रिडॉक्स रिएक्शन दे। ठीक है, वोलेटाइल को हमने 2 पार्ट में क्लासिफाई किया, डाइल्यूट ग्रुप और कंसंट्रेटेड ग्रुप। डाइल्यूट ग्रुप और कंसंट्रेटेड ग्रुप। डाइल्यूट ग्रुप में अपने पास क्या है? वैसे एनायन जो डाइल्यूट एसिड के साथ क्या करते हैं? गैसेस प्रोडक्ट देते हैं। और कंसंट्रेटेड में जो कंसंट्रेटेड एसिड के साथ गैसेस प्रोडक्ट देते हैं। तो डाइल्यूट ग्रुप में हमने देखा कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट क्या दोनों ही CO2 रिलीज करते थे क्या? कलरलेस और ऑर्डरलेस होते थे। ऑर्डरलेस के साथ क्या होता था? ब्रिस्क इफर्वेसेंस होता था, बुदबुदाहट जैसा। ठीक है, अगला अपने पास सल्फाइड और बाइसल्फाइड था, दोनों SO2 देते थे, कलरलेस और पंजेंट स्मेल। ऑर्डर कैसा होता था उसका? पंजेंट स्मेल जैसा। पंजेंट स्मेल मतलब पटाखे जैसा। ठीक है क्या? अगला था एसीटेट, एसिटिक एसिड देता है, विनेगर लाइक। उसके बाद था NO2-, क्या NO2 देता है? नाइट्रोजन का 2 ही ऑक्साइड क्या होता था? कलर्ड होता था, NO2 और N2O3। NO2 क्या होता था? ब्राउन, और N2O3 क्या होता था? ब्लू फ्लेम, ब्लू। ठीक है, अगला क्या? सल्फाइड H2S दे दिया, येलो, रोटेन एग हो गया इसका ऑर्डर। और उसके बाद थायोसल्फेट SO2 मैंने बता दिया, कलरलेस और पंजेंट। ठीक है, कंसंट्रेटेड ग्रुप में अपने पास 4 थे क्या? हेलोजन, तो हेलोजन में H+ के साथ फ्लोरीन और क्लोरीन, तो HF और HCl देते थे, दोनों ही वाइट फ्यूम। बट ब्रोमीन और आयोडीन क्या देते थे? Br2 और I2 देते थे, Br2 ब्राउन और I2 वायलेट। ठीक है, उसके बाद फिर अपने पास नाइट्रेट, बोरेट और ऑक्जेलेट। नालायक बच्चा, नाम मतलब नाइट्रेट, नाइट्रेट NO2 देता था, और NO2 मैंने आपको बताया क्या? ब्राउन फ्लेम होता है। बोरेट बच्चा का BA जो है वो क्या? बोरेट को डिसाइड करता है। ठीक है, और वो क्या देता है? बोरिक एसिड, वाइट कलर का होता है। और उसके बाद फिर ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट जो होता है वो क्या होता है? CO और CO2 दोनों, और ये क्या होता है? कलरलेस। ठीक है,
तो और उसके बाद नॉन वोलाटाइल अपने दो पार्ट में डिवाइड किया कि जो पीपीटी देता है और जो रिडॉक्स देता है। पीपीटी वाले में अपने पास दो था, फॉस्फेट और सल्फेट, और रिडॉक्स वाले में जो रिडॉक्स रिएक्शन में आपने मेन रिएजेंट पढ़ा है ना, वही है बस। पोटेशियम पर मैग्नेट आपने पढ़ा था, तो यहाँ पे मैग्नेट पर मैग्नेट आयन लिख दिया। डाइक्रोमेट आयन वहाँ पे पढ़ा था, पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो यहाँ पे डाइक्रोमेट आयन लिख दिया। ठीक है, ये हो गया। तो ये अपने पास कंप्लीट क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम इसको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, इसको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? तो जैसे कुछ जैसे ऐसे प्रोडक्ट है जिसका कलर सेम है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जैसे कि कार्बोनेट का भी और बाइकार्बोनेट क्या दोनों ही CO2 दे रहा है, तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि भाई कौन कलरलेस है कौन क्या है? ठीक है, जैसे CO2 भी कलरलेस है, SO2 भी कलरलेस है, भाई कैसे पता करेंगे? हाँ तो तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या कहाँ पे CO2 रिलीज हो रहा है, कहाँ पे SO2 रिलीज हो रहा है, कौन कार्बोनेट के थ्रू आ रहा है, बाइकार्बोनेट के थ्रू आ रहा है, या कौन सल्फाइड के थ्रू आ रहा है या बाइसल्फाइड के थ्रू आ रहा है? ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम। इसके पहले आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताई, क्या नाइट्रोजन के 2 ऑक्साइड कलर्ड होते हैं, NO2 और N2O3, तो उसको हम लोग एक नोट में लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक नोट डाल करके, यहाँ पे हमने लिखा नाइट्रोजन colored oxide of नाइट्रोजन। पहला कौन सा है? NO2, और दूसरा कौन सा है? N2O3। NO2 मैंने आपको बता दिया कैसा होता है, ब्राउन, और N2O3 कैसा होता है, ब्लू। ये आपको ध्यान रखना है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं इसके आगे हम लोग क्या कि जो एसिडिक रेडिकल जो है, वैसा एसिडिक रेडिकल मतलब वैसा एनायन जो डाइल्यूट के साथ गैसियस प्रोडक्ट दे रहा था, वो क्या करेगा, कंसंट्रेटेड के साथ भी गैसियस प्रोडक्ट देगा, बट जो कंसंट्रेटेड के साथ दे रहा है वो डाइल्यूट के साथ नहीं देगा। तो हम यहाँ पे एक नोट लिख लेते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, नोट लिख देते हैं। नोट, एसिडिक रेडिकल which gives gases with dilute acid also gives gaseous product with concentrated acid, but it is not true for concentrated group, but not true for concentrated acid group, but it is not true for concentrated acid group। तो ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है क्या कि जो डाइल्यूट वाला था ना एनायन, वो कंसंट्रेटेड के साथ भी गैस देगा, लेकिन जो कंसंट्रेटेड वाला एनायन था ना वो डाइल्यूट के साथ नहीं देगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, क्या कि Cr2O7 डाइक्रोमेट आयन और क्रोमेट आयन, इनके बीच में हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? ये आया हुआ क्वेश्चन है और आपको ऑलमोस्ट कोटा के हर एक मॉड्यूल में ये क्वेश्चन मिल जाएगा, हर एक कोचिंग के मॉड्यूल में, या तो D ब्लॉक में मिलेगा या तो सॉल्ट एनालिसिस में मिलेगा।
तो आइए देखते हैं क्या है डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये अपना हेडिंग है, डिस्टिंग्विश बिटवीन Cr2O7 2 minus and CrO4 2 minus, Cr2O7 2 minus and CrO4 2 minus। इसको हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ध्यान रखते हैं, यहाँ पे एक आप अच्छा ट्रिक सीखने वाले हो। ये है Cr2O7 2 माइनस, ठीक है। ये हमने लगा दिया रिवर्सिबल का साइन, और यहाँ पे CrO4 2 माइनस, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में कि ये है डाइक्रोमेट, पहले हम नाम लिख देते हैं, डाइक्रोमेट, और ये क्या है, क्रोमेट, ठीक है। हमने ये नाम लिख दिया Cr2O7 डाइक्रोमेट। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना अपने को, इसका कलर जो होता है ये होता है ऑरेंज, और इसका कलर जो होता है वो होता है येलो। क्या दोनों में ही क्रोमियम +6 में है? क्या दोनों में ही क्रोमियम क्या है, +6 में है, बट ये है ऑरेंज कलर का Cr2O7 और ये क्या है, येलो कलर का। ऐसा कैसे हो गया भाई, ऐसा कैसे हो गया? तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि अगर आपको CrO4 Cr2 माइनस, ये एसिडिक मीडियम रहता है यहाँ पे, और ये कैसा रहता है, बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में आपको क्या मिलेगा, CrO4 2 माइनस, और एसिडिक मीडियम में आपको क्या मिलेगा, Cr2O7 2 माइनस, Cr2O7 क्या 2 माइनस +6। तो अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है आपको, क्या कि +6 जो होता है वो एसिड, आप कैसे याद रखेंगे, क्या इसको ऐसे याद रखना है आपको, ऑरेंज हैव एसिड, एसिड, ये आपको ध्यान रखना है। ऑरेंज हैव एसिड का मतलब क्या, ऑरेंज में जो होता है वो एसिड होता है, मतलब अगर ऑरेंज कलर है तो ये कैसा होगा, मीडियम, एसिडिक, ठीक है। बस ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार दोनों का स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूँ कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा Cr डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या लिख दिया, O माइनस, फिर यहाँ पे क्या लिख दिया, O, यहाँ पे फिर से लिख दिया Cr डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O माइनस, ये है। और यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है ऑक्सीजन का। इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3, इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3। लेकिन यहाँ पे, और ये एंगल कितना होता है, ये जो बॉन्ड एंगल है, ये बॉन्ड एंगल कितना होगा, 117 डिग्री। ये कितना होगा, 117 डिग्री होता है, ठीक है। और ये जो क्रोमियम का हाइब्रिडाइजेशन होता है ये होता है D3S। आपने ऐसा हाइब्रिडाइजेशन सुना नहीं होगा, हाँ, इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, D3S, टेट्राहेड्रल से, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ठीक है। और यहाँ पर ये क्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये भी सिंपल है, Cr डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O माइनस, O माइनस। ये हाइब्रिडाइजेशन भी कैसा होता है, D3S। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कलर चेंज आता है वो किस कारण से आता है, चार्ज ट्रांसफर के कारण से। तो मैं यहाँ पे लिख दिया कलर चेंज
कलर, या आपने केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा होगा, कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा लिख देता हूँ। कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। तो हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इनको, Cr2O7 2- और Cr, दोनों का कलर अलग अलग है। आराम से हमने क्या कर लिया, एक एसिडिक मीडियम में और एक बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में कौन सा है, क्रोमेट आयन, और एसिडिक मीडियम में ऑरेंज, जिसका कलर ऑरेंज होगा वो क्या होगा, एसिडिक मीडियम में होगा। तो ये आपको क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कोटा के हर एक कोचिंग के मॉड्यूल में लगभग, ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब आते हैं क्या, कैसे याद रखेंगे आप एसिडिक ऑरेंज, कैसे याद रखेंगे, एसिडिक ऑरेंज, एसिडिक ऑरेंज मतलब अगर एसिडिक मीडियम है तो कलर कैसा होगा, ऑरेंज, कलर कैसा होगा, ऑरेंज। अब आते हैं, हमने देखा था क्या CO2 और SO2 दोनों ही कैसे थे, कलरलेस, दोनों ही कैसे थे, कलरलेस। तो हम उनको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, तो नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग डिस्टिंग्विश बिटवीन CO2 एंड SO2। नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग डिस्टिंग्विश बिटवीन CO2 एंड SO2। डिस्टिंग्विश बिटवीन CO2 एंड SO2, CO2 एंड SO2। ठीक है, देखते हैं क्या दोनों वाइट लिखना यहाँ पे, वाइल बोथ गिव्स वाइट टर्बिडिटी white, both gives white turbidity with lime water, अभी इसके पहले हमने क्या देखा था कि दोनों ही जो है ना एसिड के साथ कलरलेस थे, अब दोनों को हमने लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करा दिया, तो हमने क्या देखा कि दोनों ही क्या दे रहे हैं, वाइट टर्बिडिटी। फिर कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों को, तो एक बार लाइम वाटर के साथ रिएक्शन लिख देते हैं, CO2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर। तो हमने यहाँ पे रिएक्शन करा दिया, ये क्या है, बेस है, ये क्या है, बेस है। ठीक है, तो अपने पास क्या बन गया, CaCO3 प्लस H2O। ये CaCO3 कैसा होता है, वाइट, CaCO3 कैसा होता है, वाइट। ठीक है, एक बार क्या करते हैं, SO2 प्लस लाइम वाटर को रिएक्ट कराते हैं, SO2 प्लस लाइम वाटर को रिएक्ट करा दिया, ये क्या है, बेस है। तो यहाँ पे क्या बन गया, CaSO3 प्लस H2O। ये भी कैसा होता है, वाइट, ये भी कैसा होता है, वाइट। दोनों पहले कलरलेस थे, फिर दोनों को बेस के साथ रिएक्ट करा दिया, एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो कलरलेस हो गए, बेस के साथ रिएक्ट कराया तो दोनों ने ही वाइट पीपीटी दे दिया, वाइट टर्बिडिटी दे दिया। तो हम क्या करते हैं कि एक बार दोनों को Cr2O7 के साथ रिएक्ट कराते हैं, एक बार क्या करते हैं, Cr2O7 के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा, देखना ये यहाँ पे कैसे तुरंत पता चलेगा, एसिडिक मीडियम में CO2 प्लस Cr2O7 2-, मीडियम कैसा है, एसिडिक, मीडियम कैसा है, एसिडिक। तो यहाँ पर आएगा नो चेंज, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बन +4 में है, क्या कार्बन +4 में मैक्सिमम में है और क्रोमियम +6 में है, क्या दोनों ही मैक्सिमम में है क्या। तो क्रोमियम क्या कर सकता है, क्रोमियम अपना ऑक्सीडेशन नंबर, क्रोमियम यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है क्या, कि वो क्रोमियम मैक्सिमम में है तो वो अपना ऑक्सीडेशन नंबर घटाएगा, तो उसके लिए क्या कार्बन का उसको बढ़ाना पड़ेगा क्या, लेकिन कार्बन तो अपने मैक्सिमम में है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया कि नो चेंज बिकॉज CO2
कैन नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। CO2 रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर हम SO2 के साथ रिएक्ट कराएं, SO2 प्लस Cr2O7 2 माइनस ऑब्लिक H प्लस, तो यहाँ पे सल्फर +4 में है। क्या सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है क्या? इसका मतलब ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा सकता है, इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकता है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। क्यों? क्योंकि अपने को पता है क्या, डाइक्रोमेटाइन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये रिएक्ट कर गया। तो यहाँ पर एसिडिक मीडियम में यहाँ पे Cr+6 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cr+3, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद रिड्यूस हो गया, प्लस SO4 2 माइनस, ठीक है। और ये Cr+3 कैसा होता है? ग्रीन। Cr+3 कैसा होता है? ग्रीन। यहाँ पे तो देखो ये वाइट का वाइट रह गया और ये ऑरेंज कलर का था, ऑरेंज का ऑरेंज रह गया, लेकिन यहाँ पे रिएक्शन हो गया और ये कैसा हो गया? ग्रीन। ये कैसा हो गया? ग्रीन। समझ में आया क्या? तो ये हो गया। तो ये Cr+3 ग्रीन कैसे? Cr+3 आपको ध्यान रखने के हमेशा क्या होता है? ग्रीन होता है। तो हम यहाँ पर एक आपको मैं क्रोमियम का कलर याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। क्रोमियम का कलर आप कैसे याद रखेंगे? आपको ऐसे याद रखना है, Cr+3 ये दो पार्ट में जा सकता है। एक क्या? Cr+6 एसिडिक मीडियम में, और दूसरा भी क्या? Cr+6 बेसिक। ये क्या है? एसिडिक में, और ये क्या है? बेसिक में। एसिडिक में Cr+6 का मैंने क्या बताया था? एसिड में ऑरेंज होता है, तो ये कलर क्या दे दिया आपने? ऑरेंज कलर का हो गया। ये ऑरेंज हो गया, तो जो बाकी बचा कलर था दूसरा क्या? येलो। येलो, ठीक है। अब ये क्या कम ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या? ये +6 ज़्यादा है, ये Cr+3 कम है क्या? तो इसको हम लोग ऐसे याद रखते हैं, ये छोटा वाला ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया स्मॉल ऑक्सीडेशन स्टेट, छोटा ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। ये कैसा होता है? ग्रीन। ये कैसा होता है? ग्रीन। तो इसको आपको ऐसे याद रखना है क्या? कच्चा करेला कड़वा होता है, हरा होता है। तो इसको आप ऐसे याद रखेंगे। शॉर्ट ट्रिक ये है, कच्चा करेला हरा होता है। करेला मतलब क्रोमियम, कच्चा मतलब कम ऑक्सीडेशन स्टेट, कम ऑक्सीडेशन स्टेट, हरा मतलब ग्रीन, हरा मतलब ग्रीन, कच्चा मतलब कम ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, कम पका हुआ है इसीलिए। हाँ, ये हो गया कच्चा, कम ऑक्सीडेशन स्टेट, करेला मतलब क्रोमियम, हरा मतलब ग्रीन, ठीक है। ये आपको पता है क्या? करेले की जो सब्जी होती है वो जो कच्चा होता है वो क्या होता है? ग्रीन होता है देखने में, तो इसीलिए हमने ऐसा लिख लिया, ठीक है। बाकी एसिड में ऑरेंज होता है, तो हमने Cr+6 एसिडिक मीडियम में क्या लिख दिया? ऑरेंज लिख दिया, और बाकी जो बचा वो क्या हो गया? येलो कलर हो गया। तो ये हो गया क्रोमियम, CO2 और SO2 का आइडेंटिफिकेशन। क्रोमियम का भी कलर आइडेंटिफिकेशन आपने देख लिया कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं। अब आते हैं एक NO2 और Br2 के ऊपर, NO2 और Br2 के ऊपर, क्योंकि दोनों ही ब्राउन कलर के थे क्या? तो हमने यहाँ पे लिख लिया NO2 एंड Br2, NO2 एंड Br2। तो NO2 भी कैसा था? ब्राउन। तो NO2 क्या था? ब्राउन। इसको हमने H2O के साथ रिएक्ट करा दिया, ब्राउन। इसको H2O के साथ रिएक्ट कराया, ठीक है। तो अपने पास क्या बन गया प्रोडक्ट? HNO3 प्लस HNO3, HNO3 प्लस HNO3 एसिड है क्या? तो कलरलेस होगा क्या? देखो जितना भी एसिड होता है ना वो कलरलेस होता है, जितना भी एसिड होता है वो क्या होता है? कलरलेस। तो ये क्या हो गया? कलरलेस। तो क्या हो गया? ब्राउन फ्यूम बिकम्स कलरलेस क्या? ब्राउन फ्यूम्स
बिकम्स कलरलेस, ठीक है। और दूसरा क्या है, एक बार हम Br2 को रिएक्ट करा के देखते हैं। एक बार हमने क्या कर दिया, Br2, ये भी ब्राउन था क्या, हाँ भाई ब्राउन था, ठीक है। इसको रिएक्ट करा दिया हमने किसके साथ, H2O के साथ, H2O के साथ रिएक्ट करा दिया। तो क्या बन गया अपने पास, 50% तो Br2 ही रहेगा, प्लस 50% क्या बन जाएगा, HBr प्लस HOBr, HBr प्लस HOBr। तो ये कैसा था, ये क्या था, ये था 50% और ये क्या था 50%, ये क्या था 50%, दोनों ही 50-50% हो गया। तो क्या अभी भी ब्रोमीन वाटर बचा रह गया क्या, तो यहाँ पर वाटर कैसा होगा, वाटर पहले कलरलेस था, तो वाटर अब कैसा हो गया, Br2 के प्रेजेंस के कारण से वाटर बिकम्स ब्राउन। तो कैसे डिस्टिंग्विश किया हमने, दोनों को H2 के साथ रिएक्ट करा दिया, तो NO2 ब्राउन से कलरलेस हो गया और Br2 जो H2 के साथ क्या हो गया, वाटर ही ब्राउन हो गया, इसका मतलब कलर चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये डिस्टिंग्विश करने का तरीका था। अब आते हैं हम लोग हैलोजन के ऊपर, देख ये एनायन में लास्ट है, तो हम लोग एनायन का लास्ट पार्ट देखते हैं। क्या, हैलोजन का हमने रिएक्शन देखा था, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं क्या, कि सपोज करो आपने देखा था फ्लोरीन HF बना रहा था, HCl बना रहा था, लेकिन ब्रोमीन और आयोडीन Br2 और I2 बना रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था, तो उसी का एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे पहले देने जा रहा हूँ। सपोज करो अपने पास पहले क्या था, NaF या F-, इसको रिएक्ट करा दिया H+ के साथ, तो HF बनाया था क्या, ठीक है। NaCl था, H+ के साथ रिएक्ट करा दिया तो क्या हो गया, HCl बन गया था क्या, ठीक है, ये भी अपने को पता है। हाँ, NaBr था, H+ के साथ रिएक्ट करा दिया तो क्या बन गया, HBr बन गया क्या। और NaI था, इसको रिएक्ट करा दिया H+ के साथ तो क्या बन गया, सॉरी ये HBr नहीं बनेगा, ये क्या बनेगा Br2, और ये क्या बनेगा I2, ये क्या बनेगा I2। ये प्रोडक्ट अपने पास आया है, ये देखिए वेरिएशन इसके प्रोडक्ट का, HF और HCl तो बन गए लेकिन Br2 और I2 नहीं बने, तो ऐसा क्यों हो गया। तो एक बार हम यहाँ पे देखते हैं, आपने पढ़ा होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी, HF, HCl, HBr, HI में। तो हम यहाँ पे देखते हैं, या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ हम यहाँ पे देखते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, हाइड्रोआयोडिक जो होता है ना वो ज़्यादा एसिडिक होता है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में। HI ज़्यादा एसिडिक होता है किससे, HBr से, फिर HCl, फिर क्या हो गया HF, ये हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ। और रिड्यूसिंग नेचर किसका ज़्यादा होता है, रिड्यूसिंग नेचर किसका ज़्यादा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन ज़्यादा अच्छा है, क्या I- ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा क्या, क्योंकि वो H+ जल्दी रिलीज कर देगा, ज़्यादा अच्छा एसिड है, तो ये क्या हो गया Br-, फिर Cl-, फिर F-, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो I- जो होगा HI, वो H+ और I- में टूटेगा, वो ज़्यादा अच्छे से आयनाइज होता है, वो क्या होता है ज़्यादा अच्छे से आयनाइज होता है, इसीलिए क्या है, और ज़्यादा अच्छे से आयनाइज होने के कारण वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, और वो किस में कन्वर्ट होता है, Br2 और I2 में, किस में कन्वर्ट होता है, Br2 और I2 में। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्दर रिएक्शन, एक बार मैं ऐसे आपको लिख के दिखा रहा हूँ क्या, कि सपोज करो अपने पास F- था, इसको H+ के साथ रिएक्ट करा दिया तो HF बना, क्या बना HF बना। अब ये HF जो होगा इसको हम लोग केटाइन और एनायन में तोड़ेंगे तो क्या H+ प्लस F- में टूटेगा क्या, ठीक है। सेम इसी तरह Cl- H+ के साथ क्या HCl बना देगा क्या, इसको केटाइन और एनायन में तोड़ो तो H+ प्लस Cl- बनेगा क्या, ठीक है। उसी तरह Br- क्या बना देगा H+ के साथ HBr, तो क्या बन गया यहाँ पे H+ प्लस Br- हमने लिख दिया,
ये यहाँ पर भी ये बन रहा है, और I माइनस के साथ H प्लस के साथ यहाँ पे HI केटायन एनायन में तोड़ा तो H प्लस प्लस I माइनस, ये अपने को सब में दिख गया। अब एक चीज़ क्या देखते हैं, क्या ये दोनों ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, तो ये और ये क्या ये ज़्यादा आयोनाइज होंगे क्या? तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, मोर आयोनाइज, मोर आयोनाइज, ठीक है। और ये दोनों ज़्यादा अच्छा एसिड नहीं है, तो हमने क्या लिख दिया, लेस आयोनाइज, लेस आयोनाइज आया क्या? तो अभी ये लेस आयोनाइज है, ठीक है। अगर ये मोर आयोनाइज है तो ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है क्या? तो हमने यहाँ पे लिख दिया स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाफ Br2 रिड्यूसिंग एजेंट है तो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा क्या? तो अपने को -1 से किस में कन्वर्ट कर लिया, 0 में, और ये भी किस में कन्वर्ट हो गया, हाफ I2 प्लस इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, और ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। लेकिन ये दोनों ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, तो ये रिएक्शन ऐसा नहीं देंगे, ये ऐसा रिएक्शन नहीं देंगे। तो ये था रीज़न कि क्यों फ्लोरीन HF बना रहा था और Cl HCl बना रहा था, लेकिन ब्रोमीन Br2 बना रहा था और आयोडीन I2 बना रहा था। तो ये हो गया आपके पास। और कलर आइडेंटिफिकेशन आपने देख लिया है क्या, कि Br2 ब्राउन होता है और आयोडीन क्या होता है, वायलेट कलर का होता है। तो ये था एनायन का आइडेंटिफिकेशन। अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, केटायन का आइडेंटिफिकेशन, और अगले लेक्चर में आपको एक चार्ट बताने वाला हूँ। वो चार्ट अगर आपने याद कर लिया, और उस चार्ट को याद करने का मैं ट्रिक भी बताने वाला हूँ, अगर वो आपने याद कर लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपने दिमाग एडवांस के एग्ज़ाम में थोड़ा सा भी दिमाग चलाया तो आप आराम से 9 नंबर उठा सकते हो, 9 मार्क्स उठा सकते हो। और सॉल्ट एनालिसिस जैसे चैप्टर है ना, जो 9 मार्क्स तो कम से कम आता ही आता है ऐसा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आपको किसी चैप्टर में प्रॉब्लम हो तो हमें बताएं, हम उस पर कोई ना कोई वीडियो लाएंगे। थैंक यू।